एक महिला जिसका पति दूसरी शादी कर रहा था और ये बात उस महिला को पसंद नहीं थी। जाहिर सी बात है किसी महिला को नहीं पसंद होगी। लिहाजा वो महिला इतना ज्यादा जल भुन जाती है, अपने पति से इतना ज्यादा खुन्नस खा जाती है कि जब शादी की खबर सुनती है और जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन महिला कुछ ऐसा करती है और कुछ ऐसी घटना को अंजाम देती है कि उस घटना के बाद न केवल उस घटना की गूंज उस पूरे घर में होती है, न केवल उस पूरे प्रदेश में होती है, न केवल उस पूरे देश में होती है, बल्कि उस घटना की गूंज पूरी की पूरी दुनिया में होती है। और जब भी इस खबर को लोग सुनते हैं तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कोई महिला इस तरह से कैसे कर सकती है। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को, इस सच्ची घटना को जब आप सुनेंगे, जब आप पूरा सुनेंगे तो आप इतना ज्यादा हैरान होंगे, इतना ज्यादा परेशान होंगे कि कोई महिला गुस्से में इस तरह का काम कैसे कर सकती है। और इस महिला ने जो कुछ किया, इस महिला की इस करने की वजह से उस देश में कई नए ऐसे कानून बने, कई ऐसे बिल पास हुए और कई चीजें ऐसी हुई जो शायद उससे पहले तक उस देश में नहीं हुई थी। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए, हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई सुझाव, कोई सजेशन, कोई कमेंट जो आप कहना चाहें, जो आप करना चाहें तो प्लीज़ कर दीजिएगा। जब आप कमेंट करते हैं, जब कुछ आप सुझाव देते हैं या फिर कुछ सुधार करने की बात कहते हैं तो उससे मेरा फ़ायदा होता है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। तो सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे देश से कई हजार किलोमीटर दूर, कुवैत देश से। इस देश का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि जब भी तेल वाले देशों की बात की जाती है, जहाँ पे तेल की मात्रा पाई जाती है, उन देशों में कुवैत भी आता है। और लिहाजा तेल होने की वजह से इस देश में जो पैसा है वो पानी की तरह बहता है। और इसी देश में, इसी की राजधानी में एक लड़की 23 साल उम्र, जिसका नाम नाजरा था, ये भी अपने पति के साथ रहती थी। नाजरा की शादी एक जायद जाफरा नाम के आदमी से कुछ साल पहले हुई थी। शादी होती है, शादी होने के बाद 2 बच्चे होते हैं। बच्चे होने के बाद नाजरा और उसके पति जायद जाफरा दोनों खुशी मन से रहने लगते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं थी, धंधा अच्छा खासा चल रहा था। जायद बाहर जाते, अब जो भी उनका काम था उस काम को करते और जो नाजरा थी वो घर पे रहती, बच्चों को पालती पोसती। और यही क्रम कई सालों तक चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, जायद और नाजरा नोटिस करते हैं कि बच्चों के हाथ पाँव में कोई मूवमेंट नहीं है। यानी ये जो बच्चे हैं वो हैंडीकैप है, विकलांग है, दिव्यांग है। अब ये बात जब नाजरा देखती है, उसके 2 बेटे हुए, दोनों विकलांग हो गए, दोनों दिव्यांग हो गए, तो नाजरा के तो काटो तो मानो खून नहीं। नाजरा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, काफ़ी ज़्यादा रोने लगी। लेकिन जायद उसे समझाता है कि ठीक है, अल्लाह ताला जो दे रहा है, 2 बच्चे हैं, जो भी है ऊपर वाले की कृपा से सब सही है, परेशान मत रहो, मैं खुश हूँ, तुम भी खुश रहो। लेकिन ये बात जो नाजरा है उसे कहीं ना कहीं खाए जा रही थी। और इसी बीच जब जायद कुछ दिन के लिए बाहर जाता है तो बाहर जाने के बाद जायद देखता है कि कई सारे ऐसे शेख हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके कई बीबियां हैं, कई रखैल हैं जिनको वो रखे हुए हैं। अब ये बात जब जायद देखता है तो जायद भी सोचता है कि क्यों ना ये सारी चीज़ें मैं भी करूँ। ये घर पे आता है, इसका जिक्र अपनी बीवी से करता है और कहता है कि इस्लाम के हिसाब से मैं 4 बीवी रख सकता हूँ, तो मैं एक ही क्यों रखूँ। अब ये बात जब नाजरा सुनती है तो नाजरा एकदम घबरा जाती है। नाजरा जायद से लड़ते हुए कहती है कि मेरे दोनों बेटे विकलांग हो गए, उनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तुम दूसरी शादी करने को सोच रहे हो। लेकिन जायद उसे समझाते हुए कहता है कि देखो, इसमें तो बच्चों की कोई बात ही नहीं है। इस्लाम के हिसाब से 4 शादी मैं कर सकता हूँ और मेरी शादी करने की इच्छा है। मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ और ऐसी चीज़ें तो हमारे देश में आम बात है, तो इतना क्यों परेशान हो। जायद उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो नाजरा है वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वो ना ही अपने पति को किसी से शेयर करना चाह रही थी, ना ही अपने गृहस्थी जीवन को किसी से शेयर करना चाह रही थी। जाहिर सी बात है, कोई भी लड़की होगी, कोई भी महिला होगी, वो अपने प्यार को, अपने पति को, अपने शौहर को किसी और से क्यों बांटेगी। यही बात नाजरा को खाई जा रही थी। नाजरा कई बार जायद से लड़ाई कर चुकी थी, कई बार कहा सुनी हो चुकी थी, कई बार बातचीत बंद हो जाती इन दोनों में इसी बात को लेके कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। जायद उसे बार बार समझाता है कि किसी दूसरे के आ जाने से तुम्हारी वैल्यू मेरी नज़र में घट नहीं जाएगी। लेकिन इसके बावजूद नाजरा को सुनने को तैयार नहीं थी। वो इनसिक्योर होती और बार बार अपने बच्चों का हवाला देते हुए कहती है कि अगर मेरे बच्चे इस तरह विकलांग नहीं होते तो तुम दूसरी शादी नहीं करते। बार बार कहा सुनी होती है, बातचीत बंद होती, फिर बात शुरू होती, लेकिन बात वहीं पे बार बार आके अटक रही थी। जायद था कि उसे दूसरी शादी करनी थी, दूसरा निकाह करना था और नाजरा इस बात पे तैयार नहीं थी।
लेकिन जायद किसी बात को नहीं सुनता है और अपनी प्रोफाइल, अपनी सारी चीज़ें बना के जो वहाँ के दलाल थे, जो वहाँ के ब्रोकर थे, उनको देता है और देने के बाद कहता है कि मेरे लिए कोई अच्छी सी बीबी, कोई अच्छी सी पत्नी खोज के लाओ, क्योंकि वहाँ पे इसी तरीके से शादी होती है। इसके बाद वो दलाल कुछ दिन तक खोजता है और खोजने के बाद एक लड़की से जायद को मिलवाता है और कहता है कि देखो, ये लड़की मुझे लगता है तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। जायद उस लड़की से मिलता है, जायद को भी वो लड़की पसंद आती है और इसके बाद दोनों में धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है, बात परिवार तक, उस लड़की के परिवार तक जाती है और इसके बाद फिर निकाह की, शादी की डेट फिक्स होती है 15 अगस्त साल 2009। जब ये डेट फिक्स होती है तो हमारे देश में तो आज़ादी का दिन था, लेकिन कुवैत में शायद वहाँ की सबसे बड़ी शादियों में से एक शादी हो रही थी। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो शादी का टेंट था शायद कई करोड़ रुपए का बना हुआ था। अलग अलग टेंट थे, बच्चों के लिए अलग टेंट थे, महिलाओं के लिए अलग टेंट थे, जो लोग ड्रिंक कर रहे थे, जो लोग कुछ ऐसी वैसी चीज़ें कर रहे थे उनके लिए अलग टेंट थे, जो नॉर्मल रहना चाह रहे थे उनके लिए अलग टेंट थे, और खाना बनाने वाले अमेरिका से आए हुए थे। बड़ा सा हॉल बना हुआ था, फूल किसी दूसरे देश से मंगाया गया था और कई ऐसी सारी चीज़ें अलग अलग देशों से मंगाई गई थी, क्योंकि जो जायद के मेहमान थे, जो जायद के शादी में, निकाह में शामिल होने वाले थे, वो अलग अलग देशों से आने वाले थे। हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था हुई थी। अब जब ये डेट आती है, इधर जायद और उसकी पत्नी जिससे उसका निकाह होने वाला था, ये दोनों निकाह की रस्म को अदा करते हैं, लेकिन इधर घर पे जो नाजरा थी उसका होश, उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। वो जैसे भी करके, उसे चाहे जो करना पड़े वो करना चाह रही थी, लेकिन वो कैसे भी करके इस शादी को, इस निकाह को बर्बाद करना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि ये निकाह ना हो और उसका जो हस्बैंड है वो उसी के पास रहे। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद जब वो सुनती है कि निकाह हो चुका, एक दूसरी बीबी आने वाली है, तब जो नाजरा थी वो जल भुन के उठती है, अपना कार उठाती है और कार में, चूंकि तेल वहाँ पे बड़ा आम बात है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है, तो तेल के बड़े बड़े ड्रम को अपने कार में रखती है और रख के जहाँ शादी हो रही थी उस जगह पे पहुँचती है। अब देखती है कि अंदर के सारे मेहमान उस जगह पे एंजॉय कर रहे हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो टेंट लगे हुए थे उसमें बस एक ही गेट था, एक ही एग्जिट था और सारे लोग अंदर थे। अंदर से कोई भी बाहर नाजरा को नहीं देखता और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए नाजरा जो थी वो तेल को सारे टेंट पे छिड़कती है और छिड़क के, अब सोच के देखिए, कुवैत का जो तापमान होता है 50 डिग्री के पार रहता है, तो वहाँ एक छोटी सी चिंगारी किस तरह का आग पकड़ेगी। अब इसके बाद तेल को छिड़क के चारों तरफ सारे टेंटों में, जहाँ सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग हुक्का पी रहे हैं, कुछ लोग शराब पी रहे हैं, कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, उस टेंट में बाहर से पेट्रोल छिड़क के आग लगा देती है। अब सोच के देखिए, एक टेंट जिसमें सैकड़ों लोग हैं, निकलने का, बाहर जाने का केवल एक रास्ता है और रास्ते से होते हुए पूरे टेंट में आग लगा दी जाती है। आप सोच के देखिए कि किस तरह का अंदर का मंजर रहा होगा, किस तरह का दृश्य रहा होगा। और जो वहाँ पे बाद में जांच करने गए, उन्होंने बताया कि मात्र 3 मिनट के अंदर 41 लोग जल के मर गए वहीं के वहीं और 90 लोग ऑन द स्पॉट घायल हो गए और इस तरह से झुलसे कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। मरने वालों को तो छोड़िए, झुलसने वालों की पहचान करना मुश्किल हो रहा था कि ये हैं कौन, ये कहाँ से आए थे, इनका असली नाम क्या है। लिहाजा उन लोगों की पहचान भी डीएनए से हुई। तो आप सोच के देखिए कि 3 मिनट के अंदर क्या कुछ हुआ था। आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो एक्सपर्ट्स ने बाद में चेक किया, उन्होंने बताया कि जो अंदर का तापमान था लगभग 500 डिग्री के पार पहुंच गया था उस पेट्रोल की आग की वजह से। तो 41 लोग ऑन द स्पॉट झुलसते हैं और 90 लोग, 41 लोग मरते हैं, माफ कीजिए, 41 लोग मरते हैं और 90 लोग झुलस के हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ से भी कुछ लोग और मरते हैं और जो मरने वालों की तादाद थी वो 57 तक पहुँचती है और घायल लोगों की तादाद 74 तक पहुँचती है। इसके बाद चारों तरफ शोर शराबा मचता है, हाहाकार मचता है, मामला पूरे देश में फैलता है कि कैसे एक मैरिज हॉल में, एक टेंट में इस तरह से आग लग गई कि 57 लोग मर गए, 74 लोग घायल हैं। लेकिन सबको यही लगता है कि यह नेचुरल है, शायद शॉर्ट सर्किट से लगी, लिहाजा कोई कुछ कहता नहीं। कुछ दिन तक मामला रफा दफा रहता है, लेकिन फिर पुलिस आती है मामले की जांच करने की, अगर शॉर्ट सर्किट भी हुआ तो किस चीज़ से हुआ, ताकि आगे से ऐसी चीज़ ना हो। जब पुलिस जांच करने आती है तो देखती है वहाँ पे ढेर सारे पेट्रोल गिरे हुए थे। पेट्रोल के कुछ अंश मिलते हैं, कुछ डब्बे मिलते हैं, कुछ कैन मिलते हैं, कुछ ड्रम मिलते हैं। अब ये बात जब पुलिस वाले देखते हैं तो उनके कान खड़े होते हैं, उन्हें लगता है कि शायद ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। अब आग लगाने वाले में कौन?
तो जितने मेहमान थे लगभग लोग झुलस चुके थे, लगभग लोग जल चुके थे। बाकी जो कुछ बचे थे उनसे पूछताछ की जाती है। लड़की की साइड वालों से पूछताछ की जाती है। लड़के की साइड जब पूछताछ की नौबत आती है तो 2 बच्चे थे, दोनों विकलांग थे, लिहाजा बचती है नाजरा। जब नाजरा से पुलिस पूछताछ करती है तो नाजरा साफ मुकर जाती, कहती कि मुझे क्या मतलब, मैं अपने बच्चों में बिजी थी, उन्हें खिला पिला रही थी, उन्हें पैम्पर कर रही थी, और प्लीज़ आप मुझे परेशान मत कीजिए। अच्छा, जहाँ इस्लामिक कंट्रियाँ होती हैं, मैंने ये चीज़ देखी, ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि वहाँ की जो पुलिस है वो महिलाओं से बड़ी रिस्पेक्ट से, बड़ी अदब से बात करती है। लिहाजा जब ये नाजरा बोलती है तो पुलिस कुछ कह नहीं पाती, वहाँ से चली जाती है और फिर से जो जायद है उसे पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारी शादी में इतना बड़ा हादसा हो, तुम किसे जिम्मेदार मानते हो? तो फिर जायद बताता है कि मेरी शादी से किसी को कोई खास फर्क नहीं था, लेकिन मेरी जो बीबी है नाजरा, वो कहीं ना कहीं इस शादी से नाखुश थी और मुझे लगता है कि इसमें शायद नाजरा ने कुछ किया हो। अब पुलिस इस बार नाजरा को, जो महिला पुलिस है, वो लेकर पुलिस थाने आती है और नाजरा जैसे ही पहला कदम थाने में रखती है तो सारा मामला तोते की तरह कबूलती है और अपना जुर्म, इकबाल जुर्म करती है और कहती है कि मैंने ही पेट्रोल से आग लगाया जिसमें सारे लोग मरे। अब आपको लग रहा होगा कि ये मामला यही सुलझ गया, लेकिन इसके बाद कई चीज़ें ऐसी नाटकीय तरीके से हुई जो आप आगे जब सुनेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं हैरान होंगे, परेशान होंगे। इसके बाद ये कन्फेस करती है। कन्फेस करने के बाद जैसे हमारे देश का कानून है कि जो मामला है आप पुलिस के सामने चाहे जो बोलिए, लेकिन आप अगर कोर्ट में मुकर जाते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। इसके बाद जब ये मामला चल रहा था, कोर्ट में पेशी होनी थी, तो नाजरा का जो वकील था वो नाजरा को सिखा देता और कहता है कि तुम अपने बयान से अगर पलट जाओगी तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। अब ये बात जब नाजरा सुनती है और उसे लगता है कि मुझे सजाए मौत होने वाली है और कोई मुझे बचा सकता है, तो उस वकील की बात को मानती है और मानने के बाद अपने बयान से सरासर पलट जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था और जो भी मैंने कहा वो ज़बरदस्ती पुलिस ने मुझसे कहवाया, मार पीट के मुझसे बुलवाया। लेकिन पुलिस भी यहाँ पे चालाक थी, पुलिस ने वीडियोग्राफी बना ली थी और वीडियो से इस बात की पुष्टि हो रही थी कि किस तरह नाजरा अपने मन से रो रो के सारी चीज़ें बता रही है। तो लिहाजा कोर्ट भी नाजरा की बात को नहीं मानती, पुलिस की बात को मानती है और जो वहाँ का कानून है सजाए मौत, वो नाजरा को सुनाने जा रही थी। लेकिन इसी बीच नाजरा फिर एक दूसरा खेल खेलती है। नाजरा कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब जैसे हमारे देश का कानून है कि किसी प्रेग्नेंट महिला को हम फांसी नहीं दे सकते, सजाए मौत नहीं दे सकते, और वहाँ का कानून था कि आप प्रेग्नेंट महिला को नहीं दे सकते। तो लोगों का सवाल था कि फिर जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद दे दीजिए। तो फिर उस पर भी कोर्ट कहता है कि बच्चे को भी तो माँ की ज़रूरत है, इस महिला की सज़ा उस बच्चे को क्यों मिले। लिहाजा अब न इसे पहले फांसी दी जा सकती थी, ना इसे बाद में फांसी दी जा सकती थी। इसके बाद पुलिस फिर से नाजरा की जांच करवाती है तो पता चलता है कि नाजरा तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। इसके बाद फिर से मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद फिर से नाजरा कहती है कि मेरे गर्भ को, मेरी प्रेगनेंसी को मिसकैरेज करवाया गया, मुझे फर्जी तरीके से मेरा गर्भपात करवाया गया और इसमें मेरे पति का और इन पुलिस वालों का हाथ है। लेकिन इतना बड़ा क्राइम इस महिला ने किया था कि पुलिस नाजरा की एक बात नहीं सुनती और फाइनली 1 साल बाद मार्च 2010 में इसे फांसी दे दी गई, सजाए मौत दे दी गई, जो वहाँ का कानून है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अजीब थी, वहाँ पे जो फांसी होती है वो या फिर जो सजाए मौत का वहाँ का तरीका है, वहाँ पे लाइव होता है, सारे लोग देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक प्लस पॉइंट था कि जब इसको सजाए मौत दी जानी थी तो उसमें कुछ शाही परिवार के लोग भी शामिल थे और उन्हें भी, क्योंकि उस टाइम 8 लोगों को सजाए मौत दी गई तो सेम टाइम पे, और उसमें से कुछ शाही परिवार के लोग थे तो उनकी लिहाज करते हुए, उनकी इज्जत बचाते हुए जो इसे सजाए मौत दी गई एक बंद कमरे में दी गई। अब इसके बाद उस जगह पे एक ऐसा कानून भी पास हुआ इस नाजरा की वजह से। उस कानून में इस बात को साफ साफ लिखा गया कि आप जब भी कोई टेंट बनवाएंगे या फिर कोई घर बनवा रहे हैं, कोई फंक्शन उसका इंतज़ाम करवा रहे हैं, तो सबसे पहले जो कपड़े लगेंगे वो फायर प्रूफ होंगे, आग बुझाने वाली सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी, और जो दरवाजे होंगे, जो एग्ज़िट होंगे, कम से कम वहाँ पे 5 से 6 एग्ज़िट दरवाजे दिए जाएं, जहाँ पे अगर ऐसी कोई घटना होती है तो लोग भाग सकें। तो इस कहानी में एक महिला कैसे अपने गुस्से की वजह से, अपने जुनून की वजह से, कैसे अपने प्यार को शेयर नहीं करना चाहती, इस वजह से लगभग 57 लोगों को मारती है और 74 लोग भी इस तरह से झुलस गए कि उनकी पहचान नहीं हो पाई। अगर वो बच भी जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी एक लाश से बदतर हो जाएगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, मुझे अपना प्यार दीजिए। कोई सुझाव, कोई सजेशन आप देना चाहिए तो आप प्लीज़ दीजिए। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।